सर देखिए, क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं ना, वो 3 पैटर्न में बनते हैं: शॉर्ट, मिडल एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो हर टॉपिक में से कहीं ना कहीं में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं करा दे रहा हूँ। सो फर्स्ट वन इज, तो आपका व्हाट इज टैक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। लाइक टैक्स ही क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सो अगर मैं टैक्स की बात करूँ को व्हाट इज टैक्स, तो टैक्स क्या होता है तो पहले आप सब बताएंगे। टैक्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्सारे, लाइक TAXARE। लाइक जो टैक्स है एक लैटिन वर्ड है जो कि टैक्सेरे से बना है। एंड इट इसकी जो मीनिंग होती है, लाइक इट मीन्स टू एसेस, लाइक आप पे इम्पोज करके टैक्स एक्सेस, लाइक आपसे वो पैसे लेते हैं। सो दीज आर क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक हेल्थ। लाइक एक गवर्नमेंट के लिए एक बेटर रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए एंड इकोनॉमिक को इंक्रीज करने के लिए। एंड नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं। एंड फर्दर आप वो चीज़ स्टोरी बना देंगे, लाइक एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक इम्पोज किया जाता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो गवर्नमेंट कैसे पब्लिक के वेलफेयर के लिए लॉ बनाएगी या कैसे वेलफेयर के लिए डेवलपमेंट का काम करेगी। ओके, वो डेफिनेशंस जो मैंने आपको बताया वो आपको पता होना चाहिए। लाइक दिस इज अ लैटिन वर्ड, एंड लैटिन वर्ड टैक्सेस बना हुआ है जिसकी मीनिंग टू एक्सेस होता है। एंड टैक्स किस लिए इम्पोज होता है फिर आपको सब बता दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है वो आता है आपका टाइप ऑफ द टैक्स। अब टाइप ऑफ टैक्स आपके 2 टाइप है: डायरेक्ट टैक्स है एंड इनडायरेक्ट टैक्स है। एंड डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे कि जो हम लोग सैलरी पे टैक्सेस देते हैं, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो कि हम जैसे कि कोई गुड्स खरीदते हैं ना, जैसे बिस्किट खरीदा या मार्केट से कोई भी चीज़ मैंने खरीदा तो उस पर जो हम टैक्सेस देते हैं दैट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, लाइक डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारी चीज़ें हैं। एंड कोई भी गुड्स जो आप मार्केट से खरीदते हो, दैट आर द एग्जांपल ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। इज इट क्लियर? Is it clear? So anyone have any questions? सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे, कैलकुलेशन वगैरह भी, या खाली थियरी नहीं टाइप? मैडम, कैलकुलेशन नहीं आएगा। एंड कैलकुलेशन आता भी है अलग बाय चांस, तो आपको सिंपल सा आंसर वही लिखना है जो आता है। वैसे जो ये सिलेबस कंपनी लोगों का आपके कॉलेज में दिया गया है ना, वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। कहीं पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल सिलेबस में नहीं है। ओके, नहीं। बट नॉर्मल ऐसे कि इलिस्ट्रेशन बेस दे सकते हैं। इलिस्ट्रेशन इन द सेंस कि लाइक एक एग्जांपल दे दिए, जैसे कि ए ने बी को गुड्स दिया ऑन फॉर 10 रुपीज, तो उस पर कैसा टैक्स मतलब देना पड़ा, ऐसा करके। तो इलिस्ट्रेशन बेस होता तो उस पर डायरेक्ट टैक्स लगेगा, फिर उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो तो चलो आप बता ले जाओगे। सर सो पीजी डायरेक्ट, सर हाँ जी हाँ पीजीबीपी जी। के सारे प्रोविजंस हैं इसमें? कौन से किसके सारे प्रोविजंस? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। मैडम उसमें जो सेक्शंस मेंशन है, लाइक मैं बता देता हूँ। प्रॉफिट गेन्स वाले के सिर्फ 28 सेक्शन है, तो 28 सेक्शन में जो प्रिंसिपल की बात करता है आपको वो पढ़ने हैं। इसमें आप देखना सिलेबस में स्पेसिफाइड सेक्शन है, ठीक। तो आपको स्पेसिफाइड सेक्शन में जो प्रिंसिपल आप आ रहे हैं या चार्जिंग जो सेक्शन। प्रोविजंस मेंशन है, हाँ सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस। ओके, नेक्स्ट। सो टैक्स में आपको टैक्स की डेफिनेशन, फिर डिफरेंशिएशन, लाइक व्हाट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। एंड जीएसटी भी आपका इनडायरेक्ट है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड गुड्स जो आप सर्च करते हो तो वो सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं। फिर इसके बाद आप सब आ जाते हो टैक्स एंड फीस में। क्या डिफरेंशिएशन होता है, टैक्स एंड फीस क्या होते हैं।
टैक्स तो आपको पता ही है, टैक्स जब आप बताओगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी बताओगे। और फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आप फीस की दोगे। तो फीस क्या होता है? फीस आपका सर्विस के बदले आपको प्रोवाइड किया जाता है। एंड टैक्स तो जैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहता है, बट वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं रहता है। एंड आपको कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है, आप उसके लिए फीस देते हो। एंड टैक्स जनरली टैक्स के स्लैब में आने वाले सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, बट फीस उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो वो सर्विस लेंगे। जस्ट एग्जांपल, आप बच्चे को अगर एक अच्छी स्कूल में पढ़ाते हो तो आप फीस देते हो। बच्चे को अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हो तो आप वो एक्सपेंसिव फीस नहीं देते। So if you are taking service, you have to give fix. बट टैक्स बिल्कुल डिफरेंट है। टैक्स मतलब एक तरीके से लाइबिलिटी आपके ऊपर इम्पोज की जा रही है। आइदर यू आर टेकिंग सर्विस और नॉट, आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो मैटर नहीं करता, लेकिन आप टैक्स के स्लैब में आ रहे हो तो आपके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। बट वो टू में से कोई एक ही टाइप इम्पोज होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, देन यू आर लाइबल टू पे दैट टैक्स। इज इट क्लियर? सर जीएसटी से रिलेटेड कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना, जैसे इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं उसमें, तो वो भी क्वेश्चन? शॉर्ट में आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस कहीं से कुछ भी बन सकता है। व्हाट इज जीएसटी, और जीएसटी कम्स अंडर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एक्चुअली होता ही है ना कि कुछ भी है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्साइज ड्यूटी आ गया एंड ये टैक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया। आप मान लो कि अभी आ गया मिडल क्वेश्चन में, अब आप एक्साइज ड्यूटी पे क्या ही लिखोगे? तो आप ये तो जान रहे हो ना कि ये जो इंडिविजुअल क्वेश्चन किया गया वो टैक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो हमें आंसर टैक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो आप एक्साइज ड्यूटी को बता करके फिर आप उसे टैक्स से कोरिलेट करोगे, जहाँ पे आप बताओगे इट्स डील विद द इनडायरेक्ट टैक्स। फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सप्लेन करोगे, और हाउ इनडायरेक्ट टैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्स, उससे आप डिफरेंशिएशन करोगे। फिर इनडायरेक्ट डायरेक्ट में बेसिक क्या डिफरेंस है उसमें करोगे, फिर कंक्लूजन लिख दोगे। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन कुछ भी कैसा भी है, आपको आंसर फ्रेमिंग आनी चाहिए, वो मैंडेटरी होता है। क्योंकि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आएगा ये तो कोई नहीं जानता ना, वो तो वही जानेगा जो बनाएगा, नहीं, या कहाँ एग्जैक्ट से एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, जैसे इसमें इनकम टैक्स में सैलरी के प्रोविजंस पूछे हुए हैं, और या फिर कोई भी कैपिटल गेन के रिगार्डिंग पूछा हुआ है, तो ऐसा कुछ जीएसटी में स्पेसिफिक तो नहीं आएगा, नहीं पूछ? नहीं नहीं, कुछ कंफर्म नहीं है, बिल्कुल पूछ भी सकते हैं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हमारे बनते हैं ना, वो हमेशा एक लॉन्ग टॉपिक से बनते हैं। बट मिडल एंड शॉर्ट वो कहीं से कुछ भी पूछे जा सकते हैं, बट को रिलेट होना चाहिए, मतलब आपके सिलेबस में होना चाहिए। बट पूछ सकते हैं, लॉन्ग में नहीं पूछेंगे, बट मिडिल क्वेश्चन में मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। इवन देन आप मान के चलो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, जो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। क्योंकि 20 मार्क्स को थोड़े हार्ड, कोई भी यूनिवर्सिटी में हार्ड लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, जैसे एक वर्ड ऐसे ही दे सकते हैं, कुछ भी कोई वर्ड पकड़ लिए, जैसे कि फीस वर्ड, सिर्फ फीस लिख दिए, या सिर्फ पर्सन लिख दिए, इनकम लिख दिए, या एक डिप्रेसिएशन करके था टॉपिक, वो वर्ड, सिर्फ वही वर्ड बस लिख दिए। तो इट्स डिपेंड अपॉन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। कुछ भी लिख सकते हो शॉर्ट मिडल क्वेश्चन में। बट लॉन्ग का क्या रहता है, लॉन्ग में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो फेमस है, जिससे बच्चे अटेम्प्ट कर पाए और अच्छे से लिख पाए। ठीक है सर, थैंक यू। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। फीस आप सब क्लियर है? फीस समझ गए? फीस में और बताओ। हम्म, फीस वर्ड इज क्लियर टू एवरीवन? क्या हुआ, कहाँ चले गए आप सब? यस सर, नेक्स्ट शुरू करिए। ठीक है, फिर इसके बाद टैक्स एंड फीस के बाद नेक्स्ट आपका जो होता है एसएसी आता है। SSC is one of the most important definition clause. Exhibition. It is one of the most important definition clause. पहले आप तो बताओगे SSC definition is given to clause 7 of the Income Tax Act 1961, and SSC में कह रहा है कि the concept of SSC is central to the administration the Income Tax Act 1961.
एंड फर्दर आर्टिकल यहाँ पे कह रहा है कि दिस डेफिनेशन टाइप एंड रोल ऑफ एन एसएससी एक्सप्लेनिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल। वैसे चलो एसएससी मल्टीपल टाइप के होते हैं, जिसमें आप नॉर्मल एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, डीम्ड एसएससी, एसएससी इन डिफॉल्ट, ये सारे मैंने नोट्स में आप सबको दिए हैं। आप ये मल्टीपल टाइप भी लिखोगे, लेकिन एग्जैक्टली एसएससी क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके डेफिनेशन में मेंशन है कि अ पर्सन बाय होम इनकम टैक्स और एनी अदर सम मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। मतलब एसएससी वो पर्सन है जो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, या जो हमारा 1961 टैक्स एक्ट है, उधर कोई पेमेंट या सब देने के लिए लाइबल होता है, डेट इज एसएससी। जैसे कि अगर मैं कोई टैक्स देने के लिए गवर्नमेंट को लाइबल हो तो आई एम एसएससी। आपको इनकम टैक्स देना, आप नहीं दे रहे हो, बट यू आर लाइबल टू पे दैट इनकम टैक्स, सो यू आर एन एसएससी। ओके, तो ये तो एसएससी हो गया। तो एसएससी वो सारे पर्सन आते हैं जिन पर्सन को अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इनकम देना रहता है। ये तो एसएससी हो गया, बट एसएससी में मल्टीपल एसएससी है, जैसे कि नॉर्मल, रिप्रेजेंटेटिव, डीम्ड एसएससी, एसएससी इन डिफॉल्ट। ये चारों वर्ड में से आप में से कोई मेरे को बताओ, डीम्ड एसएससी कौन होता है? हेलो, हेलो, हाँ जी सर। बताइए आप। सबसे पहले एसएससी मैंने आपको बता दिया। एसएससी वो पर्सन होता है जैसे जो लाइबल है टू पे द टैक्स, टू पे द सम अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बट इसमें मल्टीपल टाइप के एसएससी होते हैं। तो एक एसएससी मैंने पूछा, वो इज डीम्ड एसएससी और व्हाट इज डीम्ड एसएससी? आप में से कोई बताओ, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। आप ही बता दीजिए सर। सर अभी सब कॉन्स्टिट्यूशन के मोड में है, तो आप जो है बताना वो बता दीजिए। नहीं नहीं, मैं तो बताऊंगा ही। मैं क्यों नहीं बताऊंगा? लेकिन आप सब पूरा पढ़े हो तो कम से कम शॉर्ट में बताया करो ना, जिससे कि ये रहे कि हाँ आपको ये पता है कि नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। वैसे अगर हम देखना कि हेडिंग करेंगे तो वो भी नहीं हो पाएगा ना। तो एक आप बता दे तो ये मैं प्रेज्यूम कर लेता कि एसएससी में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर है। जैसे कि इसमें है नॉर्मल एसएससी। नॉर्मल एसएससी कॉमन पर्सन हो गया जो लाइबल है फॉर द पेइंग द टैक्स। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी लाइक जो अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को या किसी को भी रिप्रेजेंट करता है टू पे द टैक्स, दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। डीम्ड एसएससी इन द सेंस लाइक कुछ पर्सन को, कुछ सर्टेन कैटेगरी पर्सन को एसएससी मान लिया जाता है, दैट इज अ डीम्ड एसएससी। एसएससी इन डिफॉल्ट मींस बाय डिफॉल्ट, जैसे कि अच्छा बाय डिफॉल्ट एसएससी कौन बन सकता है? मतलब आप एसएससी इन द सेंस मतलब कि जो टैक्स पे कर रहा है, जो कोई अमाउंट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स को दे रहा है, मतलब एक गवर्नमेंट अथॉरिटी को जो टैक्स दे रहा है, दैट इज एसएससी। तो बाय डिफॉल्ट एसएससी बन कौन सकता है? एनीवन हैव एनी आइडिया? सर उसको आइडिया ही नहीं है, उसकी इनकम अर्न हो गई है उसको, लेकिन वो कोई टैक्स नहीं भर रहा और ना ही रिटर्न फाइल कर रहा, बट वो सर लाइबल है इनकम टैक्स। ज़्यादातर डीम्ड एसएससी तो जितने भी जैसे गवर्नमेंट सर्विस में या वैसी सर्विस में उनका टैक्स टीडीएस टैक्स डिडक्टेड सोर्स ही हो जाता है, तो उसे पता हो ना पता हो लेकिन डिपार्टमेंट को पता रहता है। तो दो कैटेगरी ऑफ पीपल आर अंडर डीम्ड एसएससी। ठीक है। और एसएससी इन डिफॉल्ट में जैसा कि मैडम ने बताया कि हु फेल्स टू फुलफिल देयर टैक्स ऑब्लिगेशन। तो यू इफ यू आर फेल टू फुलफिल योर टैक्स ऑब्लिगेशन, लाइक जो टैक्स आपको पे करना था आपने नहीं पे किया प्रेस्क्राइब टाइम में, सो यू नोन एज अ एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मीन्स पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल। लाइक असेसमेंट ईयर आप एक साल को मानोगे, बट वो कब से स्टार्ट होगा?
1 अप्रैल टू 30 मार्च, इस 31 मार्च, इसमें टोटल 12 मंथ इंक्लूडेड रहते हैं। इसे फाइनेंशियल ईयर भी, मतलब टैक्स में इसे असेसमेंट बोलते हैं और गवर्नमेंट इसे फाइनेंशियल ईयर भी बोलती है। इज इट क्लियर? यस सर। सर ये पर्सन से लीगल पर्सन है या इंडिविजुअल पर्सन है, दोनों ही होंगे ना? आप सब बताओ पहले, अगर कोई पर्सन वर्ड लिखा है तो एक होना चाहिए, दोनों होना चाहिए? नहीं, पर्सन मीन्स लीगल पर्सन, जैसे कंपनीज वगैरह वो भी आएंगी इसमें? हाँ बिल्कुल आएंगी। एक्चुअली देखो, एक रूल ये होता है कि जब तक कोई स्पेशल वर्ड नहीं लिखा है, मतलब कोई जनरल वर्ड लिखा है तो आप जनरल उसका मीनिंग निकालोगे, स्पेशल लिखा है तभी आप उसकी मीनिंग स्पेशल निकालोगे। जैसे कहीं पे लिखा है सिटीजन, सिटीजन एक स्पेशल वर्ड है, लाइक वो इंडियन की बात कर रहा है, बट पर्सन अगर लिख दिया, पर्सन मतलब कि आइदर इंडियन हो या नहीं हो, मतलब जो भी, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग अवेलेबल है अर्थ पे, दैट इज पर्सन। ओके, यहाँ पे पर्सन है, तो यहाँ पे पर्सन में आप जानते हो 2 टाइप के पर्सन इंडिया में बात की गई है। फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल, लेकिन सेकंड वन इज नेचुरल। नेचुरल पर्सन बाय बर्थ एक तरीके से लीगल पर्सन बन जाते हैं, बट कोई आर्टिफिशियल पर्सन लीगल पर्सन कब बनता है? कोई हम्म, कंपनी या ट्रस्ट या फर्म? कोई नेचुरल पर्सन लीगल पर्सन कब बनेगा? कोई कंपनी, ट्रस्ट या फर्म को ज्वाइन करेगा विद सम ऑफ द पीपल, देन वो जो है आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगा। वो कंपनी आर्टिफिशियल नहीं पर्सन है। नहीं जी, जैसे कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है, ये मैंने मान लिया, बट वही कंपनी लीगल पर्सन बनने के लिए क्या करेगी? वो जो कॉलम होता है, कॉलम के अंदर उसे आना पड़ेगा, उस कॉलम के अंदर ब्रैकेट, रजिस्ट्रेशन। ब्रैकेट थ्योरी, ब्रैकेट में आ हाँ जाएगा, हाँ, ब्रैकेट बन ऐसा के वो है। कंपनी बनेगी। हाँ जी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे जब आपको कोई आंसर नहीं आएगा ना, तो आप बताओगे कि कोई आर्टिफिशियल पर्सन लीगल पर्सन तब बनती है जब वो कंपनीज लॉज एक्ट के, एमओए एंड एओए के सारे ऑब्लिगेशन, सारे ड्यूटीज को कंप्लीट कर लेता है। एमओए में रजिस्ट्रेशन से लेके सारी प्रोसेस है, देन वो जा करके लीगल पर्सन होता है। ऐसे नहीं कि ब्रैकेट पे बंद करना, ये मतलब बड़ा, मतलब ऑकवर्ड टाइप में लगेगा। तो अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने आंसर को वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, एंड दैट वर्ड मस्ट बी कनेक्टेड विद द कंपनी लॉज एक्ट। जिस सब्जेक्ट के वर्ड लिख रहे हो उस सब्जेक्ट से कनेक्टेड होने चाहिए। चलो, ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट, ये तो क्लियर था ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम। तो इट्स डेफिनेशन इज गिवन टू क्लॉज ब्रैकेट 1 कैपिटल ए। तो देयर इज गिवन एग्रीकल्चर इनकम। So in basic sense, agriculture income means those income which is gaining from the land, which is gaining from our land. Means if you are gaining income from your land, so that income is called as a, क्या बोला जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा सर एग्रीकल्चर इनकम। नहीं नहीं, मैंने क्या क्वेश्चन किया, एक बार आप बताइए क्वेश्चन तो। सर रिपीट कर दीजिए। नहीं, आप सब पहले बताओ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था। एग्रीकल्चर इनकम से आपने पूछा था एग्रीकल्चर, जी 1A में एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम मतलब कि कैश में तो होगी, बट जैसा मैंने पिछला वाला केस बताया कि जो क्या नाम है कि
अच्छा, एक मिनट। एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो पहले तो आप इसको तो ये बताओगे, इट इज गिवन सेक्शन 2 क्लॉज 1 कैपिटल ए, मतलब इसकी डेफिनेशन दी गई। तो एग्रीकल्चर में मतलब वो सारी इनकम आएंगे जो इनकम आपकी है, जो रेवेन्यू आपकी जनरेट हो रही है बाई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में क्या क्या आता है, लाइक बाई लैंड, बाई एग्रीकल्चर, बाई सेलिंग एग्रीकल्चर, बाई प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर। तो इन सारी चीजों का यूज करके अगर आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हो, दैट इज अ एग्रीकल्चर इनकम। इवन देन अगर आप अपने एग्रीकल्चर लैंड को रेंट पे देके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, आप प्रोडक्शन के लिए रेंट पे दे रहे हो, एंड बिल्डिंग एंड अदर चीज़ों के लिए, मतलब होता है ना, फार्मिंग करने, बड़ी बड़ी चीज़ों को देने के लिए भी, मतलब करने के लिए भी अगर आप रेंट पे दे रहे हो, तो जो इनकम जनरेट हो रही है, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर मतलब कि घर से किसी भी फॉर्म में कोई भी पैसा, अगर मतलब घर इन द सेंस आपको एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी से, एग्रीकल्चर लैंड से किसी फॉर्म में किसी भी फॉर्म में कोई भी पैसा आपको मिलता है, सो दैट ऑल मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एग्रीकल्चरल इनकम। क्लियर? बट सर वो एग्रीकल्चर से ही कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल दिया था कि कोई अपना खेत दे दिया फिल्म की शूटिंग कराने के लिए, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी सर। बिल्कुल नहीं आएगी, ये तो सही बात है। क्लियर? हेलो? हेलो? बोलिए सर। अब हाँ, तो ये क्लियर है ना, एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस आता है। एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस होती है लाइवलीहुड, लाइक जीने में हेल्प करता है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करता है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, रूरल डेवलपमेंट लाइक गांव का विकास होता है, सोशल स्टेबिलिटी लाइक समाज चीजों का भी विकास होता है। के बाद व्हाट इज इनकम? एनीवन प्लीज टेल व्हाट इज इनकम? Basically, gain. profit and gains, dividends, voluntary contributions, perquisites, benefits from companies, or employee contribution, winning, gambling, etc., etc. ओके, चलो बताऊँ। सो इट्स गिवन टू क्लास 24, मतलब पहले तो आप बताओगे कि इट्स टू क्लास 24। इसमें मेंशन है इनकम इज पेरियड सम सॉर्ट, लाइक पीरियडिकली, कि जो टाइम टू टाइम आप जो वर्क करते हो, तो उस वर्क के बदले जो आपको रेगुलर तरीके से कुछ अमाउंट मिलते हैं, दैट अमाउंट इज एन इनकम। वो फिक्स्ड होते हैं, अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड के बाद मिलते हैं, एज अ कंसिडरेशन मिलता है। और जो इनकम जनरेट होती है, तो इनकम कैश में या किसी और फॉर्म में है तो भी इनकम ही मानी जाएगी। कैश में है तब भी इनकम है, कोई इशू कर दिया तो भी। एंड अभी तो फिलहाल टैक्स इसमें इनकम में आप वही मानोगे कि आप जब भी जॉब करते हो तो शॉर्ट इन द सेंस मंथली जो आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द इनकम। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना आप सबको? हाँ, तो इनकम मतलब क्या हुआ, जो पेरियडिकली आपको, मतलब मंथली एक तरीके से एक सर्विस के बदले जो रेगुलर मिल रही है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द इनकम। ये सर्टेन रहती है, लाइक सर्टेन डेट को मिलती है, सर्टेन अमाउंट मिलता है, ये सारी चीजें। इसके बाद नेक्स्ट आता है पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन डेफिनेशन इज गिवन टू क्लॉज 31। तो पर्सन में जो यहाँ पे बात किया गया, इंडिविजुअल्स है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली
एंड और ऑर्गेनाइजेशन को भी आता है, और कोई लीगल पर्सन है दैट नॉट गेटिंग लॉस्ट, प्लीज हेलो हेलो You are audible, sir. नो definition, so is it clear to everyone? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। Okay, now how is it my voice? आपकी तबीयत Now ठीक है voice जी? is clear. सर अरे वॉइस सर, ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा अब बताइए कैसी वाइस आ रही है? अब ठीक है? Yes, sir. ठीक है. ओके, अगर अब इशू होगा तो आप सब बताना। ओके, सो पर्सन्स डेफिनेशन इज गिवन टू क्लॉज 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड इट इंक्लूड इंडिविजुअल्स लाइक जैसे हम आप हो गए, पार्टनरशिप फॉर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, लीगल अथॉरिटी एंड इतनी सारी चीज़ों को पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया। लाइक इन सारे लोगों को पर्सन माना गया है। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बहुत बढ़िया जी, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 9। एक बार देख लेते हैं सिलेबस में कि सेक्शन 9 ही है ना, 769। ओके, तो ये देखते हैं, इसमें रेजिडेंस आपका बताया गया है पहले। अच्छा, जैसे इसमें रेजिडेंस की डेफिनेशन पूछा है 769 सेक्शन में। सो व्हाट यू गेटिंग बाय द रेजिडेंस? Am I audible? Residence is the place whether it is rented or owned by a person living for his facility as well as for family. ठीक है। अच्छा, इससे पहले सेक्शन 9 हम समझते हैं। सेक्शन 9 कह रहा है, सेक्शन 9 of the income tax act consider the source of the income and define who is regarded as the payer. Like section 9 इसमें कह रहा है कि source of income क्या होती है एंड सोर्स ऑफ इनकम बाद उसमें पे करने के लिए कौन लाइबल होता है। इसमें कह रहा है कि दिस सेक्शन मिस्टर्स इनकम ड्यू टू अराइज और अकर। अच्छा, ये सेक्शन ये भी जैसे कि अब कह रहा है ना कि इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकम देने के लिए टैक्स पेयर कौन है। तो इनकम बहुत टाइप की जैसे होती है, जैसे कि इनकम डिम्ड भी होती है या इनकम आकर होती है। तो ये जो सेक्शन 9 बताया बताया बनाया गया है, तो टैक्स इवेजन या टैक्स को लेकर कोई फ्रॉड नहीं, सारी चीज़ों के लिए बनाया गया है। और इसमें कह रहा है कि चाहे आपका टैक्स राइजिंग हो या आकर हो, दोनों टाइप के टैक्स, मतलब जो पैसा आपका राइजिंग हो या आप आकर हो रही है, इन दोनों पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड फर्दर ये कह रहा है कि इसके अलावा भी राइज एंड आकर के अलावा बहुत सारी इनकम होती है, जैसे कि सैलरी हो गई, और बिजनेस प्रोफेशन अगर आप फॉरेन में कंडक्ट कर रहे हो तो उसके थ्रू जो पैसा आया, प्रॉपर्टी के थ्रू जो पैसा आया, तो जो भी पैसे हैं किसी भी तरीके से कोई इनकम जनरेट हो रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द टैक्स। ओके, इज इट क्लियर?
ये एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10A में दे रखी है, ये एग्जेम्पशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10A। कोई बात है, नोट्स में क्या लिखा हुआ है जो मैंने आपको भेजा है? नोट्स तो चलो नहीं है, ये दूसरे गवर्नमेंट की कोई साइट पे नोट्स है जिसको मैं देख रहा हूँ। देख लीजिएगा उसमें, और चार्जेबिलिटी बैरेट के है, नीचे सेक्शन सुनिए। 10 में चार्जेबिलिटी है और सेक्शन 2 में डेफिनेशन है। हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली ना डेफिनेशन क्लॉज में डेफिनेशन दिया रहता है, बाकी और चीजें तो प्रोविजन लेट डाउन करते हैं कि कैसे इम्पोज होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सैलरी। सैलरी पे आते हैं तो सैलरी में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ कि सैलरी में वेजेस आते हैं। वेजेस मतलब रेमुनरेशन होते हैं जो बेसिक होते हैं, बेसिक इन द सेंस जो आप वर्क करते हो तो उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है। तो वेजेस हो गए, पेंशन हो गए, एन्युटी आता है। व्हाट इज एन्युटी? anyone please tell what is annuity? किसी को नहीं पता? जो एक रेगुलर पीरियड पे बार बार जो चीज मिलती है सर। हाँ, मतलब ऐसे समझो कि आपने 50 लाख का कोई ऐसा पॉलिसी लिया कि उसका जो अमाउंट है आपको एक साथ ना मिल करके 6 6 महीने पे 1 1 लाख रुपए मिल रहा है। तो 6 6 महीने पे 1 लाख रुपए मिलेगा तो 25 साल चलेगा, प्लस उस पर जो इंटरेस्ट है वो अलग से बढ़ जाएगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एन्युटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एन्युटी नहीं समझ, अरे एन्युटी क्लियर हो गया ना? जो यस सर। फिक्स टर्म होता है वो, जैसे मैंने बताया ना, 1 लाख रुपए अगर आपका है तो पीरियडिकली मतलब कि 6 6 महीने पे आपको 10 10 20 20 हज़ार रुपए ऐसे करके दे रहे हैं। प्लस ग्रेचुटी आता है, फीस आता है, प्री रिक्विसाइट्स फीस आता है इसमें, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी वेजेस आता है, एडवांस सैलरी आता है, लीव इनकैशमेंट आता है। व्हाट इज लीव इनकैशमेंट? सर पूरे साल में जो अ, आपकी जो छुट्टियां हैं उसके बदले में जो पैसा मिलता है, वैसे तो ये जनरली रिटायरमेंट के टाइम में ही मिलता है, लीव इनकैशमेंट वो होता है। और कोई कुछ कहना चाहता है? सो जो पेड लीव्स होती हैं और उसे हम अवेल नहीं करते, उसका कॉम्पनसेशन जो मिलता है। किसको मिलेगा कंपनसेशन? जो एम्प्लॉय को एंटाइटल्ड होता है जो पेड लीव्स के लिए, हर कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, अगर वो लीव्स अवेल नहीं करता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उसको वो वाली लीव्स का एनकैशमेंट जो मिलता है। सर जो एम्प्लाई है, जैसे गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पूरे करियर में जो छुट्टियां जैसे उसको साल में अर्नड लीव बोलते हैं, 30 मिलती है, वो उसकी सर्विस के दौरान मैक्सिमम 300 तक वो मतलब इनकैश करा सकता है। किसी की जैसे 300 से ज़्यादा होंगी तो उसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। तो लीव इनकैशमेंट ये है कि जो मैक्सिमम लीव्स एन एम्प्लाई ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कैन इनकैश, दैट इज 300 इन गवर्नमेंट सर्विस। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए, अब इसमें जैसे कि सैलरी में सारी चीजें आ गई, फिर इसमें आता है प्री रिक्विसाइट्स। तो मैंने बताया भी था पिछले क्लास में व्हाट इज प्री रिक्विसाइट्स। सो एनीवन टेल प्लीज। हेलो, 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 हाँ जी सर। बताइए व्हाट इज प्री रिक्विसाइट्स, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है।
प्रायर वही चाहिए होता है, प्री रिक्विजिट। जैसे कि हेलो, चलो मैं बताता हूँ, आप सब नहीं बोलते हो। देखो होता ये है ना कि आती है वो पहले को रिक्वायर्ड होती है। जैसे कुछ एग्जांपल बता दें। हाँ जी, जैसे कि इसमें रिक्विसाइट्स आपका फ्री रेंट अकोमोडेशन आता है एंड जैसे मोटर मतलब कार वार जो आपको मिलती है एंड एक्सपेंसेस जो मिलते हैं एम्प्लॉयर को, नई एम्प्लॉय को मिलते हैं जो बाय एम्प्लॉयर, एंड फीस एंड कंसेशन जो मिलता है एजुकेशनल चीज़ों में एंड मेडिकल फैसिलिटी। तो आप जानते हैं बड़े बड़े ऑफिसर को बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द प्री रिक्विसाइट्स। प्री रिक्विसाइट्स के बाद इसमें प्रॉफिट आप सैलरी में जैसे कंपनसेशन आप वो सारी चीजें आती हैं, मतलब सैलरी मतलब चीजें जो मिल रही हैं वो आपकी आती हैं। अच्छा, कुछ चीजें सैलरी में नहीं भी इंक्लूड है, जैसे कि सैलरी क्या मतलब कि ट्रेवल जो वो फीस आपको मिलती है, कंसेशन नॉट पार्ट ऑफ द सैलरी। डेथ कम रिटायरमेंट पे जो ग्रेचुटी मिलती है नॉट पार्ट ऑफ द सैलरी। कमोटेड पेंशन जो मिलती है नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ द सैलरी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसकी एग्जांपल है, लाइक नॉट सैलरी, लाइक वो सैलरी कंसीडर नहीं की जाती। उनमें एक लिमिट है आने का, क्या बोलते हैं कि नहीं कंसीडर की जाएगी, एक लिमिटेड पीरियड तक, लिमिटेड वैल्यू तक ही रहेगा। इसके बाद आपका आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी जो इनकम चार्ज मतलब इनकम जनरेट होती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टैक्स। बट हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगी उस पर आपका ऑनरशिप होना चाहिए, और उसमें बिल्डिंग या लैंड के ऊपर ऐसी इनकम मतलब बिल्डिंग या लैंड से जो आप इनकम हो रही है उस पर टैक्स लगेगा। और मतलब कि इंडिविजुअल अगर आप अपने यूज के लिए कर रहे हो तो कुछ नहीं लगेगा, बट उसका यूज अगर बिजनेस एंड प्रोफेशनल पर्पज के लिए यूज हो रहा है देन आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आप सब कुछ बोलते रहिए तो पता चलेगा कि आप सबने ये पढ़ा है और समझ में आ रहा है, अदरवाइज मैं ऐसे बोलता रहूँगा, पता नहीं आपको आ रहा है नहीं समझ में। समझ में तो आ रहा है ना क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? हेलो। यस सर। हाँ, तो क्या पढ़ा है, कौन सी रीडिंग में पढ़ा रहे हैं आप, इसको एक बताओ। हेलो। I'm Sir, not your getting voice voice is anyone. breaking a lot. Okay, now is it clear? Now is it clear? Yes. Okay, so I'm asking what topic I am teaching. आप सब सुन भी रहे हो ना? देखो इतने कम एक्टिव हो, आप सबको पता नहीं चल रहा है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ।
टॉपिक इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो होता क्या रहा, आप सोचोगे एक ही दिन में इनकम टैक्स जैसा पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो तो बहुत हार्ड होता है, इसलिए स्लो मोशन में पढ़ो, भले एक ही टॉपिक पर पाओ। ठीक, तो टॉपिक नेम इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी जो होती है उससे जो हमें इनकम जनरेट होगी तो उस पर भी टैक्स लगता है। बट हाउस प्रॉपर्टी अगर हम खुद के लिए यूज करते हैं देन आई एम नॉट लाइबल टू पे द टैक्स। लाइक अगर हाउस प्रॉपर्टी का यूज पर्सनल यूज के लिए है देन आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। बट अगर आप उसे एज अ बिजनेस एज अ प्रोफेशन यूज करते हो किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को, देन यू आर लाइबल टू पे द टैक्स। जैसे कि आपका घर है, आप अपने घर को ओयो में कन्वर्ट कर दिए, होटल में कन्वर्ट कर दिए, आपने अपने घर को मैरिज लॉ में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। एंड इफ यू आर अर्निंग बाय दिस बिजनेस ऑफ प्रोफेशन यू आर लाइबल टू पे द टैक्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी के जो इनकम होती है उस पर टैक्स लगेगा, बट टैक्स लगने के लिए हाउस प्रॉपर्टी पे ऑनरशिप एक आदमी का होना चाहिए, और उस पे जो आप इनकम जनरेट करते हो बिल्डिंग या लैंड अपार्टमेंट कोई भी हो सकता है, और उसका यूज आप बिजनेस प्रोफेशन के लिए कर रहे हो ना कि अपने लिए कर रहे हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट वन इज एनुअल वैल्यू। लाइक जब भी आप जो टैक्सेस देते हो वो एनुअली देते हो, और जो आपके ऊपर टैक्सेस इम्पोज होते हैं, फेयर रेंट इम्पोज होता है या म्यूनिसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग, लाइक जो मार्केट रेट चलता है जो लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है वो फिक्स करता है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, या जो फेयर रेंट मार्केटेबल प्राइस जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, दोनों में से किसी एक के अकॉर्डिंग आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है दैट इज डीम्ड ओनरशिप। व्हाट इज डीम्ड ओनरशिप? व्हाट इज डीम्ड ओनरशिप? आवाज आ रही है आप सबको? जी हाँ। ओनर माना जाएगा वो सर। ये तो वही हो गया ना, लाइक जो हिंदी में लिखा है आपने, सॉरी जो इंग्लिश में आपने हिंदी में बता दिया। मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, लेकिन आप सब अच्छे से पढ़ो नहीं तो जो आप बताया भी किया करो, अदरवाइज टैक्स एक्ट भी लगती हैं, थोड़ा बहुत सीरियस कहा किया करो। मतलब कोई रिस्पॉन्स आपसे बहुत अच्छे से नहीं बताते क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है फिर भी ये हाल है। तो डीम्ड ऑनरशिप, वो तो वर्ड से ही क्लियर है कि हम किसी पर्सन को ऑनर मान ले रहे हैं। ओके, सर जैसे माइनर चाइल्ड होता है। हाँ करेक्ट, अब मैं बता रहा हूँ सर। सो हाँ दिस जी, हाँ इज जी। दिस टॉपिक इज गिवन अंडर सेक्शन 27। So example of the deemed ownership first है like if you transfer your property to any minor child or spouse without adequate consideration, क्योंकि हमारा लॉ कहता है कि वैलिड ट्रांसफर होने के लिए ट्रांसफर के साथ साथ कंसिडरेशन आपको मिलना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं मिलता तो लॉ ये समझता है कि इसके साथ कोई फ्रॉड हुआ, मतलब इससे किसी ने बाइक ले लिया पैसा नहीं दिया, मतलब फोर्सली बाइक ले लिया कंसिडरेशन नहीं दिया, उसे वैलिड ट्रांसफर नहीं मानता। बट आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए, दैट एक्सेप्शन इज गिवन अंडर सेक्शन 25 एंड देयर इज मेंशन लव एंड अफेक्शन पास्ट वॉलंटरली एक्ट एंड लास्ट वन इज टाइम बार डेट। तो जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन में क्या क्या आता है कि अपने आपने जैसे अपने बीवी बच्चों को कोई चीज गिफ्ट कर दिया, अब आपने कार दे दिया, घर दे दिया,
वो माइनर है, छोटे छोटे हैं, 10 साल के हैं, 5 साल के हैं, बट आपने प्यार में उन्हें दे दिया कार या घर या कोई चीज, तो आपने दे दिया, उनसे कंसिडरेशन नहीं लिया क्योंकि आपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन में दिया एंड देयर इज नॉट नीड ऑफ एनी कंसिडरेशन। आपका ट्रांसफर तो वैलिड है, बट वो स्पाउस या वो माइनर ऑनर माना जाएगा, बट जो डीम्ड ऑनर होगा वो आप होगी। मतलब सोसाइटी आपको ऑनर जानेगी अगर वो बच्चा कार लेके कोई गड़बड़ करता है, स्पाउस कार लेके कोई गड़बड़ करता है, लाइबल आप ही होगी अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि प्रॉपर्टी वाली चीज। अच्छा, व्हाट इज द एज ऑफ द मेजोरिटी? मेजोरिटी एज इंडिया में क्या है? 18 ईयर। 21। हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखो कॉमन 18 साल है, बट फॉर द प्रॉपर्टी अफेयर्स इट इज 21 ईयर्स। ओके, नॉर्मल 18 साल मानेंगे, लेकिन जैसे कि जहाँ पे प्रॉपर्टी को मैनेज करने की बात आती है तो वहाँ पे मेच्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। देयर फॉर द मेजोरिटी एज फॉर द प्रॉपर्टी अफेयर इज 21 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो 21 ईयर का होना चाहिए। ओके, तो वही पे जैसे आपने बच्चे को दे तो दिया कार या कोई चीज, बट वही है ना कि लेस देन 21 ईयर है, उसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो उसके फादर या जिसने गिफ्ट किया वो डिम डॉलर मारे जाएंगे, एंड उसकी एक्टिविटी के लिए, लाइक उस चाइल्ड की एक्टिविटी के लिए उसके फादर या जिसने भी उस बच्चे को गिफ्ट किया है वो लायबल होंगे। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं जो जस्ट मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ को-ओन्ड प्रॉपर्टी, दिस इज गिवन इन सेक्शन 26। इसमें कह रहा है इफ अ प्रॉपर्टी ऑन बाय 2 और मोर को-ओनर्स देयर शेयर ऑफ इनकम, जैसे यही है ना, मतलब कि अब टैक्स इम्पोजर की बात कर रहा है। अब एक प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को कभी कभी 10 लोग मिलके होल्ड करते हैं, और ऐसा बहुत होता है कि सेम प्रॉपर्टी को 10 लोग मिलकर के होल्ड कर रहे हैं, तो जो टैक्स देने की बात आएगी वो कंट्रीब्यूट करके देंगे, ना कि इंडिविजुअल देंगे। क्लियर? एज पर शेयर ऑफ देयर प्रॉपर्टी, मतलब वही वही प्रॉपर्टी वही में। हाँ जी। वही मतलब है सर कि प्रॉपर्टी में जिसका जितना शेयर है, जितना प्रॉफिट का शेयर होता है उतना लॉस का भी शेयर होता है, वो उसके अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करके देने के लिए लाइबल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? जी हाँ सर। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन इज टैक्सेबल, like it is given under section 28 of the income tax act, and this section specifies that various category of income that are deemed to be the profit and gains of the business or profession are taxable। means इनकम मतलब जो आपकी इनकम की जो वेरियस कैटेगरीज होती हैं, एंड आप उन वेरियस कैटेगरी में लाइक कोई बिजनेस करके या किसी प्रोफेशन थ्रू कोई भी प्रॉफिट एंड गेन कर रहे हो, so that profit and gain are liable for the tax। okay, like उस profit and gain पे जो भी टैक्स अकॉर्डिंग टू टैक्स लैब के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स इम्पोज होगा वो आपको देना पड़ेगा। कहने का सिंपल सा मतलब है, आपको प्रॉफिट एंड जो गेन हो रहे हैं बाय बिजनेस बाय प्रोफेशन, वो टैक्स आपको उस पर पे करना पड़ेगा। तो हाँ, वही रहता है ना, टैक्स आप तभी पे करोगे जब वो टैक्स के स्लैब में जिस अकॉर्डिंग पे करना रहता है। जैसे मल्टीपल टाइप की, जैसे कि आपको इनकम होती है, जैसे आपको कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ कोई ट्रेड के थ्रू, कोई प्रोफेशन के थ्रू, या इसी जैसे और किसी बिजनेस थ्रू कोई आपको प्रॉफिट हुआ, आपको कोई पे रिक्वेस्ट बेनिफिट हुआ या कोई और बेनिफिट हुआ, या कोई ऐसा मिला हो, मतलब प्रॉफिट गेन हो रहा है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन,
जो भी आप एक तरीके से इनकम जनरेट कर रहे हो किसी भी फॉर्म में कैसा भी हो, सो वो एक टैक्स का पार्ट है, लाइक उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आपको इनकम कैश में मिले, चाहे आप चेक के फॉर्म में मिले, एक्सवाइजेड कैसे भी मिले, बट वो टैक्स आपको उस पर देना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब आपको टैक्स देना होता है। सो ये चीज़ आपकी इसमें है। एंड इसके बाद कभी कभी आपको इंश्योरेंस या कोई क्लेम जैसे मिलता है तो वो सब भी टैक्सेबल नेचर होती है, बट उसमें रहना चाहिए कि हाँ दिस इज टैक्सेबल नेचर, सो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। फिर आपका एक डिप्रिसिएशन अलाउंसेस है। डिप्रिसिएशन अलाउंसेस इज गिवन सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एंड डिप्रिसिएशन अलाउंसेस में ये रहता है कि अगर आपकी कोई बिल्डिंग है या कोई बिजनेस आप कोई रन कर रहे हो और वो कहीं मतलब किसी बिल्डिंग में या कोई मतलब एसेट जिसका यूज कर रहे हो तो पुरानी हो जाती है, चाहे बिल्डिंग हुई चाहे कोई एसेट्स हुआ, आप वहाँ पे कोई बिजनेस प्रोफेशन करते हो तो पुरानी होती है तो उसकी वैल्यू घटती है। इसमें आपकी बिल्डिंग मशीनरी प्लांट फर्नीचर सारी चीज़ें आती हैं। तो जनरली ओल्ड होने पे प्रेजेंशन यही रहती है कि उसकी वैल्यू घटती है जब तक कि कोई एंटिक पीस ना हो, अदरवाइज उसकी वैल्यू घटती है। उसकी वैल्यू घटती है तो उस पर डिप्रिशिएशन अलाउंसेस लगता है, लाइक उसकी प्राइस भी कम कर दी जाती है। एंड ये सारे एसेट्स पे एप्लीकेबल होता है। तो ये टेंजिबल फॉर्म में भी होता है, इंटेंजिबल फॉर्म में। टेंजिबल में बिल्डिंग मशीनरी प्लांट फर्नीचर आ जाता है, इंटेंजिबल में आपके पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट डिप्रिसिएशन के लिए दो तीन चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है कि ऑनरशिप होना चाहिए और वो चीज़ फॉर बिजनेस और प्रोफेशन यूज होता वो जो हो रहा था, और ये एसेट्स पे अप्लीकेबल होता है, लाइक प्रॉपर्टीज पे अप्लीकेबल होता है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। ओके, तो ये तो आपका डिप्रिसिएशन हो गया। एंड डिप्रिसिएशन में सिंपल सी बात है कि प्राइस या वैल्यू को कम कर दिया जाता है, लाइक आपके एसेट्स की प्राइस कम कर दिया जाता है क्योंकि वो पुरानी हो चुकी रहती है। अब जो डिप्रिसिएशन लगता है ये मल्टीपल टाइप से लगता है, लाइक अगर कोई एसेट्स है, अगर वो 180 दिन से ज़्यादा हो गया है तो फुल डिप्रिसिएशन लगता है, और अगर 180 दिन से कम है तो 50% डिप्रिसिएशन लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एक टॉपिक इसमें और हम देख लेते हैं। इस यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस। इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एंड यहाँ पे कह रहा है कि द डिडक्शन ऑफ सर्टेन बिजनेस एक्सपेंडिचर व्हेन, कहने का मतलब ये है ना कि अब आप बिजनेस करते हो तो आपको जो उस पर अर्न होता है आप उस पर टैक्स देते हो। बट जैसे आपने बिजनेस किया 1 करोड़ का, बट 1 करोड़ में आपका मतलब 1 करोड़ अर्न करने में जो आपने एक्सपेंडिचर किया, जो आपको लॉसेस हुए, आप वो 50 लाख 60 लाख 70 लाख जो भी हुआ रहता है आप उसको माइनस करते हो, फिर जो पैसा बचता है आप उस टैक्स को देने के लिए लाइबल हो। दैट इज गिवन, लाइक दिस टॉपिक इज गिवन अंडर सेक्शन 37। एंड जो आपका एक्सपेंसेस है सारी चीज़ें आप माइनस करते हैं, जो वो सारे प्रिंसिपल है, दैट प्रिंसिपल इज गिवन 30 to 36। बट वो नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ ये पढ़ना है कि बिजनेस में एक्सपेंडिचर लॉसेस को माइनस करके देन आपका जो अमाउंट बचता है और उस जो वो अमाउंट जो टैक्स लाइन में आता है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं रहेंगी, ये तो कॉमन सी बात है। एंड अगर कोई ऑफेंस एंड प्रोहिबिटेड बाय लॉ कोई चीज़ें हैं तो भी चीज़ें इस पर नहीं इंक्लूडेड रहेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेंगी, ये भी मैंने पिछली बार में पढ़ा दिया था। सो आई थिंक सब कुछ सबको क्लियर ही होगा, और फिर भी किसी के पास नोट्स नहीं होगा या किसी कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन को डाउट होता है तो एटलीस्ट मैं वो आंसर फॉरवर्ड कर दूंगा। एंड नोट्स अगर अभी भी किसी के पास नहीं होगा तो आप मैसेज कर देंगे तो हम भी व्हाट्सएप पे अपना सिर्फ नाम सेमेस्टर लिख देंगे तो भी मैं वो चीज़ आपको बाय व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दूंगा। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? हेलो हेलो। यस सर। हाँ जी, सब कुछ क्लियर है ना सबको? और कोई भी डाउट कोई क्वेश्चंस होगा तो आप सब बता दीजिएगा, मैं
आंसर में अगर कोई डाउट होगा तो आंसर, एंड नोट्स किसी के पास नहीं होगा तो नोट्स में भेज दूंगा। और बाकी आपको जैसे मैंने पिछले टॉपिक्स मतलब पिछले क्लास में बताया था कि कॉन्सेप्ट सारे टॉपिक का क्लियर रहना चाहिए, जिससे कि वो ये होता है ना कि कहीं से कोई चीज़ पूछे आप उसको बता पाओ। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहना बहुत ही मैंडेटरी होता है। इवन देन आप उसके शॉर्ट में ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाकी आप लॉन्ग में उसके आंसर खुद ही बना लेते हो एसेंशियल एंड चीज़ों को कोरिलेट करके, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सभी टॉपिक्स पे क्लियर होना बहुत मैंडेटरी होता है। सो anyone have any other questions or doubt? Okay, thank you to everyone.